ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट। नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वह है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में, जैसे कि हमारी MPPSC, व्यापम, SSC, लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे इस टॉपिक से हमारे एक या दो या तीन नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और दोस्तों इसका जो संरचना होती है वो क्या होती है, इनकी जो मेंबर्स होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, आदर्श आचार संहिता क्या होती है आदि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अच्छा, क्या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है? मतलब क्या निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किसी भाग अथवा अनुच्छेद में किया गया है? तो जी बिल्कुल किया गया है। जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य किया गया है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है अथवा एक संवैधानिक तंत्र है। संवैधानिक निकाय से मतलब क्या होता है? संवैधानिक निकाय हम उसे कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा किसी भाग में किया गया हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में कि निर्वाचन आयोग की संरचना कैसे होती है। तो दोस्तों, 1950 से 1990 तक जो निर्वाचन आयोग था यह था एक सदस्यीय, अर्थात 1950 से 1990 तक इसमें केवल एक सदस्य होता था। उसे हम बोलते थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर तब तो एक ही मेंबर था तो उसे हम बोलते थे निर्वाचन आयुक्त। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा निर्वाचन आयोग की संरचना में फेरबदल किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर हमने 3 कर दी गई थी, अर्थात निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या 3 हो गई थी। किंतु इसे पुनः 1990 में घटाकर 1 कर दिया गया था, और फाइनली सन 1993 में निर्वाचन आयोग की जो मेंबर्स हैं इनकी संरचना इस प्रकार से कर दी गई। इसमें कुल मिला के 3 सदस्य, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और दोस्तों 2 इसमें होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि 1950 से 1990 तक इसमें केवल एक सदस्य होता था, किंतु राजीव गांधी सरकार के समय अर्थात 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा इसकी संरचना में फेरबदल किया गया, और इनकी जो संरचना है इसमें 3 सदस्य शामिल किए गए। किंतु यह ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। इसे हमने 1990 में पुनः एक सदस्यीय आयोग बना दिया, और फाइनली 1993 से वर्तमान तक इसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें एक होते हैं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों, इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। शपथ, यह अपनी शपथ ग्रहण करते हैं भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। यह अपना त्यागपत्र प्रदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। और दोस्तों, इनका जो वेतन होता है वह होता है 2,50,000 रुपये।
कितना होता है दोस्तों? 2,50,000 रुपये इनका वेतन होता है। अगर हम बात करें कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है और जो हमारे निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष होने तक। इसमें से जो भी पहले होता हो साथियों, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा अधिकतम आयु 62 वर्ष होने तक। ठीक है, तो देखो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष होने तक, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम आयु 62 वर्ष होने तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम हम ये कह सकते हैं कि भारत में संसद, विधानमंडल, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इन चारों के चुनाव संपन्न कराना। संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती है, विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों शामिल होती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन चारों के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी जो होती है भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा क्या बचा है, तो दोस्तों हमें याद है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को हमने संवैधानिक आधार प्रदान किया था और तभी से हमने राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी दोस्तों। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है यह स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे पंचायतें और नगरीय निकाय के सदस्यों का चुनाव संपन्न कराता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो स्थानीय निकाय और स्वशासी संस्थाएं होती हैं इन सभी के चुनाव जो संपन्न कराती है वो कराता है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। और जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है यह संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है दोस्तों, अगला इनका जो प्रमुख कार्य ये हो सकता है कि निर्वाचन आयोग भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं और इसी के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर का दल का दर्जा प्रदान करते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ पर भारत में 7 दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया है। कितने दलों को? 7 पार्टियों को, 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू करवाना यह भी एक इसका प्रमुख कार्य है, किसका? निर्वाचन आयोग का, आदर्श आचार संहिता लागू करवाना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़े यहां से कि यदि जाली मत या अवैध वोटिंग होती है तो इस कंडीशन में जो चुनाव को रद्द करने का अधिकार होता है वह भी हमारे निर्वाचन आयोग को प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख कार्य क्या है कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराना, जाली मत, बूथ कैप्चरिंग या अवैध वोटिंग होने की कंडीशन में हमारे चुनाव को रद्द कराना, और एक सबसे प्रमुख बात यह है दोस्तों कि चुनावों की दिनांक अथवा दिन तय करना कि किस डेट को, किस तारीख को चुनाव संपन्न होंगे। तो ये हमने देखे हमारे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ से हम बढ़ते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसमें क्या फेरबदल किया गया है या इससे संबंधित कुछ खास फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें ईवीएम मशीन के बारे में जानना जरूरी है। ईवीएम मशीन होती क्या है? तो दोस्तों ईवीएम मशीन जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
जिसका प्रयोग भारत में सबसे पहले जो किया गया था वो 1982 में किया गया था। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग कहां पर किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था केरल में 1982 में। केरल में एक जगह है पारू। दोस्तों हम स्थान याद कर पाए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है कि भारत में सबसे पहला ईवीएम का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो केरल के पारूल में हुआ था। दोस्तों इसके पश्चात गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने 1999 में अपने यहाँ समस्त विधानसभा के चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा संपन्न कराए थे। इसके पश्चात अगर हम देखें कि भैया पहली बार आम चुनावों में ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया, तो दोस्तों यह किया गया था 2004 में, और 2009 से समस्त विधानमंडल के चुनाव और समस्त आम चुनाव के लिए यह कंपलसरी कर दिया गया था कि आज से हम 2009 से हम टोटली ईवीएम मशीन का प्रयोग करेंगे। साथियों अभी जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इसमें हमने उपयोग किया था वीवीपैट का। तो साथियों वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें वोट का कंफर्मेशन हो सके। दोस्तों सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था वह हुआ था 2013 में। कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था नागालैंड में। कहां हुआ था? जो वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था वह 2013 में नागालैंड में किया गया था। और दोस्तों 17वीं लोकसभा के संपूर्ण चुनाव अर्थात पूरे 542 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, यह 542 सीटों के चुनाव हमने जो संपन्न कराए थे यह संपन्न कराए थे वीवीपैट के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और बात साथियों याद रखने योग्य यहाँ पर यह है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहाँ की जो कर्मचारी या फिर जो भी वहाँ पे ड्यूटी वाले अधिकारी होते हैं वे क्या करते हैं, हमारे उंगली पर एक स्याही लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं अमिट स्याही। अमिट स्याही। तो दोस्तों इस अमिट स्याही का या वोटर इंक का केमिकल नाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो केमिकल नाम है वह है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट हमें याद रखना है, यह विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों हम बात करते हैं कुछ फैक्ट, जैसे कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो सन 1951-52 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। ठीक है दोस्तों। हम बात करें कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों यह थे सुकुमार सेन। और अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो दोस्तों ये थी वीएस रमादेवी। अगर हम बात करें वर्तमान की कि वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अर्थात 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों यह है सुनील अरोड़ा। दोस्तों इनसे पहले जो 22वें हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वे थे ओम प्रकाश रावत। तो
तो दोस्तों जैसे हमने बात की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा हमारे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो वे हैं, एक है यहाँ पर सुशील चंद्र और एक है यहाँ पर अशोक लवासा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह है सुनील अरोड़ा। इन्होंने ओम प्रकाश रावत का स्थान ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, सबसे मोस्ट टाइम फैक्ट हमारा यह है कि भारत की प्रथम और अभी तक की एकमात्र मुख्य महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वीएस रमादेवी, जो 1990 में भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पर नोट के रूप में जानेंगे हम कि वर्तमान में जो वोट डालने की न्यूनतम आयु है वह कितनी है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कितनी है, 18 वर्ष है। तो दोस्तों यह पहले जो आयु थी वह थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। वर्तमान में कितनी हो गई है? 18 वर्ष। तो दोस्तों यह किया गया था राजीव गांधी सरकार के समय 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। और 1990 में ही हमने क्या किया था, जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और हमने जैसा भी देखा कि इसका उल्लेख जो है वह 324 से 329 के मध्य है। अब हम इतने सारे अनुच्छेद तो याद कर सकते हैं नहीं, क्योंकि संविधान में 395 अनुच्छेद है। दोस्तों यहाँ पर हम केवल एक अनुच्छेद याद रखने का प्रयास करेंगे और वह अनुच्छेद है 326। यह हमें वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट प्रदान करता है। दोस्तों बात को ध्यान रखना, मैंने मौलिक अधिकार नहीं कहा है, केवल राइट टू वोट केवल हमें एक संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है कि हम मतदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।